नमस्कार। हाल ही में हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर एक काफी सनसनीखेज दावा सामने आया है। इसने राजनीतिक गलियारों में काफी हलचल मचा दी है। जी। 5 नवंबर 2025 को राहुल गांधी ने एच फाइल्स नाम की एक रिपोर्ट पेश की और आरोप लगाया कि चुनाव में बड़े पैमाने पर वोट की हेराफेरी हुई है। हाँ, ये आरोप तो बहुत गंभीर है। बिल्कुल। और आज हम इन्हीं की थोड़ी गहराई में उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, बिल्कुल। आज की हमारी ये जो विस्तृत चर्चा है वो इसी मुद्दे पर रहेगी। हम कोशिश करेंगे समझने की कि भाई इन आरोपों में कितना दम है, किस तरह के सबूत सामने रखे गए हैं, और हाँ, चुनाव आयोग का इस पर क्या कहना ये भी जरूरी है। सही। और सबसे बड़ी बात कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए इस पूरे मामले के मायने क्या हैं। हमारी जो जानकारी है वो राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनकी रिपोर्ट पर आधारित है। हम दोनों पक्षों को निष्पक्ष रूप से देखने की कोशिश करेंगे। वे हैं, उन पर जरा विस्तार से बात करते हैं। जी। फिर उन सबूतों को देखेंगे जो उन्होंने दिए हैं। उसके बाद चुनाव आयोग का जवाब क्या था, उनके तर्क क्या थे, वो समझेंगे। बिल्कुल। और आखिर में इस पूरे विवाद का जो व्यापक असर है, उसका महत्व क्या है, उस पर सोचेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं राहुल गांधी के सबसे बड़े दावे से। एच फाइल्स रिपोर्ट का जो मुख्य आरोप है वो ये कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में लगभग 25 लाख वोट संदिग्ध थे। 25 लाख? हाँ, 25 लाख। यानी या तो फर्जी थे, या डुप्लीकेट, या किसी और वजह से अमान्य। अब हरियाणा जैसे राज्य के लिए ये आंकड़ा कुल मतदान का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा है। 25 लाख वोट, ये आंकड़ा तो सच में चौंकाने वाला है। क्या रिपोर्ट में इसका कोई थोड़ा ब्रेकडाउन दिया है कि ये 25 लाख वोट किस तरह के थे? सिर्फ एक बड़ी संख्या बता देना शायद काफी न हो। हाँ, नहीं, उन्होंने कोशिश की है इसे तोड़ने की। उनके मुताबिक इसमें करीब 5.21 लाख वोट ऐसे थे जो डुप्लीकेट थे। एक ही व्यक्ति का नाम कई जगह दर्ज था। अच्छा, डुप्लीकेट। जी। इसके अलावा करीब 93,000 वोटर्स को अमान्य बताया गया। हालांकि यहाँ पे अमान्य का मतलब क्या है वो बहुत साफ नहीं किया गया है रिपोर्ट में। लेकिन जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो है करीब 19.26 लाख वोट्स का। इनको बल्क वोटर्स कहा गया है। बल्क वोटर्स? जी। इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये वो मामले हैं जहां एक ही पते पर ढेर सारे लोग रजिस्टर दिखा दिए? बिल्कुल सही। रिपोर्ट का यही दावा है कि ऐसे कई पते मिले जहां दर्जनों, शायद सैकड़ों वोटर रजिस्टर्ड थे। अब सोचिए, एक छोटे से घर के पते पर अगर 100 वोटर हैं तो सवाल तो उठेगा ही। हाँ, बिल्कुल उठेगा। और ये बल्क वोटिंग वाला जो दावा है ये सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहा है क्योंकि इसका स्केल बहुत बड़ा बताया जा रहा है, 19 लाख से ज्यादा। ये तो सचमुच बहुत अजीब है। लेकिन क्या सिर्फ आंकड़ों की ही बात हुई या कोई ठोस ज्यादा विजुअल टाइप के उदाहरण भी दिए गए? क्योंकि अक्सर ऐसे दावे सबूतों के बिना हवा में रह जाते हैं। हाँ, और यहीं पर मामला थोड़ा और सनसनीखेज हो जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत ही चौंकाने वाला उदाहरण दिया गया। दावा किया गया कि वोटर लिस्ट में एक कथित ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर इस्तेमाल की गई। क्या, ब्राजीलियन मॉडल की? हाँ, और वो भी कई अलग अलग भारतीय नामों के साथ, जैसे सीमा, स्वीटी, सरस्वती, रश्मि, विमला, ऐसे कई नामों के साथ एक ही तस्वीर। एक ही तस्वीर, वो भी किसी विदेशी मॉडल की और कई भारतीय वोटरों के नाम पर? ये कैसे मुमकिन है? क्या ये कोई गलती बताई गई या जानबूझकर किया गया फ्रॉड? आरोप तो सीधे सीधे फ्रॉड का है। रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि इस तस्वीर वाली जो काल्पनिक महिला है उसके नाम पर 10 अलग अलग पोलिंग बूथों पर कुल मिलाकर 22 बार वोट डाले गए हैं। 22 बार? जी, 22 बार। 10 अलग बूथों पे? यार, ये तो चुनावी प्रक्रिया पर एक बहुत ही बड़ा सवालिया निशान लगाता है। अगर ये सच है तो ये दिखाता है कि सिस्टम में कितनी बड़ी सेंध लगाई जा सकती है। बिल्कुल। ये दावा इतना अविश्वसनीय लगता है कि पहली बार में यकीन करना मुश्किल होता है, लेकिन इसे सबूत के तौर पर पेश किया गया। अच्छा, क्या ये आरोप सिर्फ ईवीएम वोटों तक ही थे या पोस्टल बैलेट का भी कुछ जिक्र था? हाँ, रिपोर्ट में पोस्टल बैलेट्स यानी डाक मतपत्रों का भी जिक्र है। कहा गया है कि पोस्टल बैलेट्स की गिनती और उनके वेरिफिकेशन में भी बड़ी गड़बड़ियां मिली जिन्हें संदिग्ध माना गया है। अच्छा, किस तरह की गड़बड़ियां, ये कुछ बताया? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पर बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं बताया गया कि वो विसंगतियां क्या थीं। बस एक सामान्य सा आरोप लगाया गया कि हाँ, पोस्टल बैलेट में भी दिक्कतें थीं। ठीक है। और इन सब के अलावा क्या चुनाव आयोग की अपनी जो कार्यप्रणाली है उस पर भी सवाल उठाए गए? हाँ, एक और अहम आरोप चुनाव आयोग के अपने सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से जुड़ा है। राहुल गांधी ने दावा किया कि ईसीआई के पास डुप्लीकेट वोटरों को पहचानने और हटाने के लिए एक खास सॉफ्टवेयर है। ईआरएमएस कहते हैं उसे, इलेक्टोरल रोल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। हाँ, सुना है।
तो आरोप ये है कि हरियाणा चुनाव से पहले इस सॉफ्टवेयर का या तो ठीक से इस्तेमाल नहीं हुआ या फिर इसे जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। अच्छा, मतलब उनके हिसाब से प्रॉब्लम पकड़ने का टूल तो था पर उसका यूज नहीं किया गया। ये तो सीधा सीधा प्रक्रिया की लापरवाही या शायद मिलीभगत का इशारा हुआ। हाँ, इशारा तो उसी तरफ है। और कोई बड़ा आरोप था? एक और गंभीर आरोप है, वो ये कि चुनाव से ठीक पहले हरियाणा में करीब 3.5 लाख वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। 3.5 लाख? जी। और आरोप ये है कि ये नाम बिना किसी ठोस वजह के या सही प्रक्रिया अपनाए बिना हटाए गए। मकसद शायद किसी खास वर्ग या पार्टी के वोटरों को वोट डालने से रोकना था। 3.5 लाख नाम हटाना किसी भी चुनाव में ये संख्या तो नतीजों पर असर डाल सकती है, खासकर जहां कांटे की टक्कर हो। बिल्कुल। क्या इसका कोई पैटर्न बताया गया कि किसके नाम हटाए गए, कोई खास समुदाय या इलाके के? देखिए, रिपोर्ट में ये साफ साफ तो नहीं बताया गया कि ये हटाए गए नामों का कोई खास पैटर्न था या नहीं, लेकिन आरोप की जो प्रकृति है वो इशारा करती है कि शायद ये एक सोची समझी रणनीति हो सकती है। और राहुल गांधी ने इस बात पर भी जोर दिया कि ये जो समस्याएं हैं ये शायद सिर्फ हरियाणा तक ही सीमित ना हो सकता है ये एक राष्ट्रीय पैटर्न का हिस्सा हो, और ये बात मामले को और ज्यादा गंभीर बना देती है। हाँ, ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर ये सिर्फ एक राज्य की बात नहीं है बल्कि एक बड़ी समस्या का संकेत है, तो इसका असर तो पूरे देश की चुनावी विश्वसनीयता पर पड़ सकता है। बिल्कुल। ये सवाल खड़ा करता है कि क्या ऐसी कथित गड़बड़ियां दूसरे राज्यों में भी हो सकती हैं या हो रही हैं। बल्क वोटिंग, वो विदेशी मॉडल वाली तस्वीर का मामला, पोस्टल बैलेट में गड़बड़ी, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल न होना और फिर ये 3.5 लाख नाम हटाना। अब बात करते हैं सबूतों की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या दिखाया गया इन दावों के सपोर्ट में? प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से कुछ स्लाइड्स थीं और कुछ डेटा शीट्स दिखाई गईं। इनमें वो तस्वीरें थीं जिनमें एक ही फोटो को अलग अलग नामों और वोटर आईडी के साथ दिखाया गया था, जैसे वो ब्राजीलियन मॉडल वाला केस। हाँ, वो तो काफी विजुअल था। बिल्कुल, ये विजुअल सबूत ध्यान खींचने वाले तो थे ही। और बल्क वोटर्स वाले दावे के लिए क्या दिखाया गया? क्योंकि 19 लाख का आंकड़ा बहुत बड़ा है, उसका सबूत देना मुश्किल होगा। हाँ, उसके समर्थन में कुछ उदाहरण पेश किए गए, जैसे एक ही पते पर, कभी कभी तो बस एक कमरे के पते पर दर्जनों या सैकड़ों वोटर रजिस्टर्ड दिखाए गए थे। सैकड़ों एक पते पर? जी, ऐसे दावे थे। कुछ मामलों में वोटर एंट्री में घर का नंबर 0 लिखा हुआ था या सिर्फ मकान नंबर लिखा था बिना किसी असली नंबर के। तो ये छोटी छोटी चीजें मिलकर शक पैदा करती हैं कि क्या ये वाकई असली वोटर थे। घर का नंबर 0 या अधूरा पता, ये तो डेटा एंट्री की क्वालिटी पर सवाल उठाता है, चाहे वो गलती से हो या जानबूझकर। सही बात है। अच्छा, इन सबूतों को सामने रखते हुए राहुल गांधी ने जनता से, खासकर युवा पीढ़ी से क्या कहा? कोई अपील की? हाँ, उन्होंने सीधे तौर पर देश की युवाओं को, मतलब ZZ को संबोधित किया। उनका मैसेज था कि आपका भविष्य इन चोरी हुए वोटों से तय हो रहा है। ये एक सीधी और थोड़ी भावनात्मक अपील थी। मकसद शायद युवाओं को ये महसूस कराना था कि ये मुद्दा सिर्फ राजनीतिक नहीं है, बल्कि उनके अपने भविष्य से जुड़ा है। ये एक शक्तिशाली संदेश तो है। तो ये था कांग्रेस पार्टी का पक्ष, उनके आरोप और उनके द्वारा पेश किए गए शुरुआती सबूत। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI का इस पूरे मामले पर क्या कहना था? देखिए, चुनाव आयोग ने इन सभी आरोपों को लगभग फौरन और पूरी तरह से खारिज कर दिया। ECI ने इन्हें निराधार यानी बेसिसलेस बताया और कहा कि ये तथ्यों से परे हैं। उनका रुख काफी कड़ा और साफ था। उनका मुख्य डिफेंस क्या था? मतलब इतने गंभीर आरोपों को सिर्फ निराधार कह देना तो काफी नहीं होता। क्या तर्क दिए उन्होंने? ECI का जो सबसे मुख्य तर्क था वो प्रक्रियात्मक था। उन्होंने कहा कि देखिए, वोटर लिस्ट बनाने और उसे संशोधित करने की एक तय प्रक्रिया है। हाँ, होती है। जब भी लिस्ट का ड्राफ्ट बनता है उसे सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ शेयर किया जाता है। उन्हें आपत्तियां दर्ज करने, नाम जोड़ने या हटाने का सुझाव देने का पूरा समय और मौका दिया जाता है। अच्छा, तो आयोग ये कह रहा है कि अगर कांग्रेस को कोई गड़बड़ी दिख रही थी तो उन्होंने उस प्रक्रिया के दौरान आपत्ति क्यों नहीं उठाई? बिल्कुल, ये ECI का कहना है कि कांग्रेस पार्टी समेत किसी भी बड़े दल ने ड्राफ्ट रोल पब्लिश होने के टाइम पर इन कथित बड़े पैमाने की गड़बड़ियों पर कोई ठोस आपत्ति दर्ज नहीं कराई थी। उनका तर्क है कि अगर वाकई 25 लाख वोटों की गड़बड़ी होती तो क्या ये पार्टियों की नजर में नहीं आती। और दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि फाइनल वोटर लिस्ट छपने के बाद भी बहुत कम अपीलें या शिकायतें मिली। ये एक अहम प्रक्रियात्मक बचाव है, लेकिन क्या इससे उन खास उदाहरणों का जवाब मिलता है जैसे वो ब्राजीलियन मॉडल वाली तस्वीर?
उसका क्या? देखिए, उस खास तस्वीर वाले मामले पर ईसीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुरंत कोई बहुत डिटेल्ड जवाब नहीं दिया था, लेकिन उनका जो सामान्य खंडन था वो सभी आरोपों पर लागू होता था। उनका जोर इसी बात पर था कि वोटर लिस्ट एक डायनामिक चीज है और उसमें सुधार एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। और पोस्टल बैलेट वाले आरोपों का? पोस्टल बैलेट पर ईसीआई ने कहा कि उनकी जांच में कोई बड़ी अनियमितता यानी नो मेजर डिविएशन नहीं मिली है। और वो जो 3.5 लाख नाम हटाने का आरोप था, उस पर उनका क्या स्पष्टीकरण था? नाम हटाने के आरोप पर ईसीआई का कहना था कि ये वोटर लिस्ट को अपडेट करने की एक सामान्य और रूटीन प्रक्रिया का हिस्सा है। जैसे मृत मतदाता हैं या जो लोग परमानेंटली कहीं और शिफ्ट हो गए हैं या डुप्लीकेट एंट्री हैं, उन्हें हटाया जाता है। अच्छा। उनका कहना था कि ये सब नियमों के तहत और पार्टियों को बताकर किया जाता है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ईसीआई पूरी तरह से प्रक्रिया और नियमों के पालन पर जोर दे रहा है, जबकि आरोप प्रक्रिया के गलत इस्तेमाल या उसकी आड़ में गड़बड़ी करने का है। तो एक तरफ है संगीन आरोप और चौंकाने वाले उदाहरण, और दूसरी तरफ है चुनाव आयोग का प्रक्रियात्मक बचाव और आरोपों का सीधा खंडन। लेकिन उस ब्राजीलियन मॉडल वाली तस्वीर के मामले में क्या कोई और जानकारी सामने आई बाद में? क्योंकि वो सबसे ज्यादा चर्चा में रही थी। हाँ, इस कहानी में एक और अहम मोड़ आया। कुछ दिनों बाद हरियाणा की एक महिला सामने आई। उन्होंने दावा किया कि जिस तस्वीर को ब्राजीलियन मॉडल का बताकर वायरल किया जा रहा है, वो असल में उनकी अपनी तस्वीर है। अच्छा, उनकी अपनी तस्वीर? जी। और वोटर लिस्ट में कई जगह उसका छपना एक प्रिंटिंग की गलती थी, न कि कोई जानबूझकर किया गया फ्रॉड। प्रिंटिंग की गलती? उनका पूरा बयान क्या था, मतलब कैसे? उनका कहना था कि उनके वोटर कार्ड पर तो सही तस्वीर है, लेकिन जब वोटर लिस्ट छपी तो शायद किसी तकनीकी गड़बड़ी या मानवीय भूल के वजह से उनकी तस्वीर कई दूसरे नामों के आगे भी छप गई। उन्होंने ये भी साफ किया कि उन्होंने सिर्फ एक ही बार वोट डाला था, अपने असली पहचान पत्र से। तो इस महिला के सामने आने से मामले में एक नई परत जुड़ गई है। अब ये जांच का विषय है कि ये दावा कितना सही है। क्या ये वाकई सिर्फ एक प्रिंटिंग एरर था या कहानी कुछ और है? यह तो सच में मामले को और उलझा देता है। एक तरफ आरोप की तस्वीर का इस्तेमाल 22 बार वोट डालने में हुआ, दूसरी तरफ महिला कह रही है कि यह सिर्फ प्रिंटिंग की गलती थी और उन्होंने एक ही बार वोट दिया। हाँ, इससे ये सवाल भी उठता है कि क्या एच फाइल्स में जो बाकी सबूत दिए गए उनकी भी ऐसी ही कोई और व्याख्या हो सकती है? ये एक वाजिब सवाल है, बिल्कुल। इस तरह के मामलों में सच्चाई अक्सर कई परतों में छिपी होती है। एक अकेली तस्वीर या डेटा के आधार पर सीधे निष्कर्ष पर पहुंचना थोड़ा खतरनाक हो सकता है। पूरी तस्वीर समझने के लिए हर दावे और उसके जवाब की गहरी जांच जरूरी है। तो अब क्या स्थिति है? कांग्रेस पार्टी इन आरोपों को लेकर आगे क्या कर रही है और चुनाव आयोग का अगला कदम क्या हो सकता है? कांग्रेस पार्टी तो जाहिर है वोट चोरी के इस मुद्दे को राजनीतिक तौर पर जोर शोर से उठा रही है, कोशिश कर रही है इसे राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की। वहीं चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से कहा है कि वो अपने आरोपों के समर्थन में औपचारिक रूप से सबूत पेश करें, हो सकता है एक शपथ पत्र मतलब एफिडेविट के साथ, ताकि आयोग एक डिटेल्ड जांच शुरू कर सके। क्या अभी तक इन आरोपों की कोई स्वतंत्र या न्यायिक जांच शुरू हुई है या कहीं से कोई पुष्टि हुई है? अभी तक जहां तक पब्लिक डोमेन में जानकारी है, किसी भी स्वतंत्र एजेंसी या अदालत ने इन आरोपों की कोई गहन जांच या पुष्टि नहीं की है। मामला फिलहाल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के दायरे में ही ज्यादा है। अच्छा। हाँ, मीडिया संस्थान हैं, कुछ स्वतंत्र फैक्ट चेकर्स हैं, वो अपने अपने लेवल पर दावों की पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन किसी निर्णायक नतीजे पर पहुंचना भी बाकी है। स्थिति अभी भी काफी अस्पष्ट है। दोनों पक्षों के अपने अपने दावे मजबूत हैं। तो आखिर में इन सब का मतलब क्या निकलता है? ये पूरा विवाद इतना महत्वपूर्ण क्यों है? सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के लिए नहीं, बल्कि हम जैसे आम नागरिकों के लिए। अगर हम इसे थोड़ी बड़ी पिक्चर में देखें तो ये मामला सीधे सीधे हमारी जो चुनावी प्रणाली है, उसकी अखंडता, उसकी इंटेग्रिटी और उस पर जनता के भरोसे से जुड़ा है। हाँ, ये तो है। ये सिर्फ हरियाणा चुनाव का मुद्दा नहीं रह जाता फिर। ये सवाल उठाता है कि क्या हमारी वोटिंग प्रक्रिया पूरी तरह से सुरक्षित है, पारदर्शी है? इसे थोड़ा और समझाएंगे। भरोसे पर असर कैसे? देखिए, दो स्थितियां हो सकती हैं। पहली, अगर ये आरोप सही साबित होते हैं, चाहे थोड़े ही सही हों, तो ये हमारे लोकतंत्र की बुनियाद पर एक तरह का हमला होगा। बिल्कुल। इसका मतलब होगा कि चुनावों को शायद पर्दे के पीछे से प्रभावित किया जा सकता है। इससे जो जनादेश है उसकी पवित्रता भंग होती है और ये वोटरों के मन में एक गहरा शक पैदा करेगा कि क्या उनका वोट वाकई कोई मायने रखता है या नहीं। और अगर ये आरोप गलत साबित होते हैं तो उसका क्या असर होगा? अगर जांच में पता चलता है कि ये आरोप गलत थे या बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश किए गए थे या सिर्फ किसी गलतफहमी पर आधारित थे,
तो उसका भी एक गंभीर परिणाम होगा। वो ये कि चुनाव आयोग जैसी महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था की विश्वसनीयता पर बेवजह सवाल उठेंगे। हाँ, ये भी सही है। बार बार अगर निराधार आरोप लगेंगे तो इन संस्थाओं में जनता का विश्वास कमजोर होता है, और ये विश्वास लोकतंत्र के अच्छे से काम करने के लिए बहुत जरूरी है। तो सच्चाई का सामने आना दोनों ही सूरतों में बहुत जरूरी है। तो इस पूरे मामले का निचोड़ सिर्फ आंकड़ों का नहीं बल्कि विश्वास का है। एक तरफ वो विजुअल सबूत हैं, तस्वीरें, पते, उन पर जोर है, तो दूसरी तरफ स्थापित प्रक्रियाएं हैं और संस्थागत भरोसे की बात की जा रही है। असली सवाल यह है कि ऐसी स्थिति में जनता किस पर और क्यों भरोसा करे। बिल्कुल सही कहा, यही टकराव का केंद्र बिंदु है। और इसमें एक और पहलू जुड़ता है, वो है तकनीक का। देखिए, चुनाव आयोग के लिए लाखों वोटरों का डेटा मैनेज करना एक बहुत जटिल तकनीकी और लॉजिस्टिकल चुनौती है। हाँ, वो तो है। अब डुप्लीकेट या गलत एंट्री मानवीय भूल से भी हो सकती है, सॉफ्टवेयर की अपनी सीमाएं हो सकती हैं, या फिर जानबूझकर हेरफेर भी हो सकता है। असली चुनौती ये पता लगाना है कि इस मामले में असल वजह क्या थी। क्या ये सिस्टम की कोई खामी थी, या मानवीय चूक थी, या फिर वाकई कोई षड्यंत्र था। चलिए, आज की इस गहरी पड़ताल को अब समेटते हैं। हमने राहुल गांधी की H-फाइल्स रिपोर्ट के जरिए हरियाणा चुनाव में जो कथित वोट धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगे, उनको विस्तार से देखा। जी। 25 लाख संदिग्ध वोट, बल्क वोटर्स, वो ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर वाला विवादास्पद मामला और नाम हटाने जैसे दावे। फिर हमने चुनाव आयोग के कड़े खंडन और उनके प्रक्रियात्मक बचाव को भी समझा। हाँ, जिसमें पार्टियों को आपत्ति का मौका देने और इसे नियमित प्रक्रिया का हिस्सा बताने जैसे तर्क शामिल थे। बिल्कुल। और हमने उस महिला के दावे पर भी गौर किया जिसने तस्वीर को प्रिंटिंग एरर बताया। फिलहाल, जैसा आपने कहा, स्थिति स्पष्ट नहीं है और औपचारिक सबूतों और एक गहन जांच का इंतजार है। एक पूरा प्रकरण हमें चुनावी प्रक्रियाओं की जो जटिलताएं हैं, जो चुनौतियां हैं, उनके बारे में सोचने पर मजबूर करता है। एक तरफ हर एक वोट की सटीकता सुनिश्चित करने का दबाव है, सही। तो दूसरी तरफ लाखों लोगों के डेटा को बिना गलती के मैनेज करने की एक बहुत बड़ी चुनौती है। तकनीक जहां पारदर्शिता लाने में मदद कर सकती है, वहीं वो नई तरह की गड़बड़ियों या उनके आरोपों का रास्ता भी खोल सकती है। तो जाते जाते एक विचार हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं, जिस पर वे खुद सोच सकते हैं। इस डिजिटल युग में जहां डेटा ही सब कुछ है, हम चुनावी प्रक्रिया में व्यक्तिगत मतदाता पहचान की पूरी सटीकता कैसे सुनिश्चित करें और साथ ही पूरी प्रणाली पर व्यापक सार्वजनिक विश्वास कैसे बनाए रखें। इन दोनों के बीच का जो नाजुक संतुलन है, वो कैसे साधा जा सकता है। तकनीक इस संतुलन को बनाने में कहाँ तक मददगार हो सकती है और कहाँ वो खुद एक चुनौती बन जाती है। ये वास्तव में एक बहुत ही अहम सवाल है, और इसका जवाब शायद आने वाले समय में हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के भविष्य को आकार देगा। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सोचते रहने और जानकारी जुटाते रहने की जरूरत है।